हम्म। आज हमने स्टार्ट करना है अपने बायोस्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैट का जो मोस्टली पोर्शन है ना, वो इस तरह का है कि उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट 2-3 यूनिट्स है ना, वो हमारे इस तरह का है कि उसमें हम जो है वो थोड़ा सा स्लाइड से देखेंगे, थोड़ा सा बुक से कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो है ना वो हम इस तरह से करेंगे कि आप लोग जो है ना वो अपना रजिस्टर वगैरह, अपनी कॉपी, ठीक है, कोई भी चीज जो है अपने पास रखा करेंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल जो है वो, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिया करूंगी अपने ड्यूरिंग क्लास वर्क, जो है आप मतलब सॉल्व किया करेंगे उसको, और देन जो है वो फिर आप मुझे दिखाया करेंगे अपने आंसर। ठीक है जी। तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो क्योंकि थ्योरी बेस है, ठीक है, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है अंदर, ज्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल्स इतने नहीं है अंदर। तो इस तरह से हम जो है वो इसे इस तरह से जो है वो रीड करेंगे। अपना चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अब, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हमने स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करना है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है वर्ड, इसको हमने बताना है जी। रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा कितनी तरह का होता है, ठीक है, इसके अलावा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं, हमने हमारे पास थोड़े से मेथड्स एंड डाटा कलेक्शन के वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की सिंपल जो डेफिनेशन है ना वो दिखाती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक वर्ड जो है, कहते हैं कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है स्टैटिस्टिका, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एनालिसिस करना, गवर्नमेंट का जो वर्ड है ना उसको हम स्टैटिस्टिका से रिलेट करते हैं, और स्टैटिस्टिका से जो है वो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट which deals with collection, classification, tabulation, presentation, analysis and drawing the conclusion from numerical data। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने क्या करना है, एक तो डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, उसको क्लासिफाई करना है, फिर आपने उसके टेबल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। ठीक है, टेबल्स वगैरह बना के आपने उसका कंक्लूजन वगैरह निकालना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है आपने, उसका एनालिसिस किस तरह से करना है, और लास्ट पे आप उससे किस तरह से इफेक्टिव कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात की है, बायोस्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि हमने इसमें कलेक्शन की, क्लासिफिकेशन की, टेबुलेशन की, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ ड्राइंग कर लिया जी, कंक्लूजन को, ये सारा कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ये हो गया। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, पब्लिक हेल्थ की फील्ड के अंदर, तो उसको जो है वो हम उस टर्म को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर देखें इसी की ही दूसरी डेफिनेशन, कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास क्या है जी, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी इसमें हमने कलेक्ट करना है, समराइज करना है, प्रेजेंट करना है, इंटरप्रेट करना है डाटा को। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ गया। और बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें तो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्या करना था कि बायोलॉजी का सारा नॉलेज जो है वो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो स्टैटिस्टिक्स का सॉरी नॉलेज जो है अगर हम बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है वो कौन कौन सा होता है या क्या क्या डाटा होता है, इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है, डाटा आ जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है इसको हम कहते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा सबसे, कि स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, जो ज्यादातर जो है वो आपसे पूछा भी जा सकता है कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दो हमारे पास जो है ना वो टाइप्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम से देखें जाहिर हो रहा है कि डिस्क्राइब करना है इसके अंदर। ठीक है, यानी इसमें हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, समराइज करेंगे, डाटा को प्रेजेंट करेंगे, बस ये हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक ही रहना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से जो है विड्रॉ किया गया है। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखें, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कहा गया है कि जनरलाइजिंग फ्रॉम सैंपल्स टू पॉपुलेशन यूजिंग प्रोबेबिलिटीज, कि हमने क्या करना है कि कोई चीज, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जो कि इन्फ्रेंस किए गए हों, जो कि अखज किए गए हों, किसी चीज से निकाला गया हो जिसको। ठीक है, हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट किया, उसमें से आपने कंक्लूजन ड्रॉ किए। ठीक है, वेरिएबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप देखा, उसमें से आपने प्रिडिक्शंस ड्रॉ की। तो जब भी आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते हो, कुछ विथड्रॉ कर रहे होते हो, कुछ इन्फ्रेंस कर रहे होते हो, तो उस चीज के अंदर हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ज्यादा अपना रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आप सिंपल सिर्फ पढ़ रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो जी, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसके अंदर से रिजल्ट्स वगैरह निकाल रहे हो, कंक्लूजन्स बना रहे हो, तो ये हमारे पास
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। ठीक है, आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्राइब करना है, इन्फ्रेंशियल में आप कोई चीज इन्फ्रेंस करोगे, कुछ निकाल लोगे, कोई कंक्लूजन बनाओगे उसमें से। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स को मेडिसिन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक के अंदर भी एक पेज थोड़ा सा मेंशन है, उन्होंने किया हुआ है। मेडिसिन के अंदर, एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं कि रिसर्चेस कितनी कितनी हो गई हैं, मेडिकल लिटरेचर किस तरह का जा रहा है। तो इस सब चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिसिन के अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बुलेट्स बना दी हैं कि स्टैटिस्टिक्स अपना रोल प्ले कर रही है क्लिनिकल मेडिसिन में। ठीक है, डायग्नोसिस करने में और वेरिएशन वगैरह देखने में, यानी कितनी को वेरिएशन आ रही है डिजीज के अंदर या इंसानों के अंदर। ठीक है, ये सारा कुछ पब्लिक हेल्थ के अंदर कम्युनिटी डायग्नोसिस वगैरह करने के, आपने अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो बुक पढ़ी है ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी उन्होंने एक बायोस्टैट का चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, रिसर्च में भी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में क्लिनिकल या पब्लिक हेल्थ रिसर्च अगर हो रही है तो उसमें भी जो है हमें स्टैट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर हम थोड़े से देख लें तो ये हमारे पास डाटा कलेक्ट करने में हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, ग्रुप की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप इससे डाटा एनालाइज कर सकते हो, डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी पॉपुलेशन है उसके बारे में जो भी रिजल्ट्स आए हैं आप उनको जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, और अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। तो डाटा की हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपको पता है कौन सा डाटा होता है, जो कि हम ओरिजिनल सोर्स से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं ना, तो अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक लिटरेचर लिखा है, तो अब अगर आप पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पर्सन से करते करते आप उससे डाटा ले रहे हैं, ये हमारे पास प्राइमरी डाटा है। ठीक है, अगर आप उसका जो लिटरेचर है वो पढ़ते हैं, ठीक है, जो किसी ने कॉपी किया हुआ है, किसी पब्लिशर ने पब्लिश किया हुआ है, वहां से जो डाटा ले रहे हैं वो आपके पास सेकेंडरी डाटा। जैसे कि आपने F1 में पढ़ा था कि हमारे पास प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो हम पेशेंट से लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड है हमें वो प्रोवाइड करता है, तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के हम डाटा लेते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा आ जाता है। ठीक है, तो डाटा की कितनी टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। प्राइमरी डाटा जो हम ओरिजिनल सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन है हम उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास आता है प्राइमरी डाटा। हम सर्वे वगैरह करेंगे, ठीक है, सर्वे वगैरह से भी जो डाटा आएगा वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है, और ये हमारे पास कंप्लीट होता है, रिलायबल होता है और मोर एक्यूरेट होता है। सेकेंडरी डाटा की हमने पहले भी बात की। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो कि हम दूसरे लोगों से जो है वो लेते हैं, या दूसरे सोर्सेज से जो है वो लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कम टाइम लगता है, कम मनी लगती है, और हो सकता है ये इनकम्प्लीट हो। ठीक है, इतना वैलिड ना हो। जैसे अगर आप पेशेंट से डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज्यादा वैलिड होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू आप उसकी रिपोर्ट्स देखें या आप उसके रिलेटिव से पूछें कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा जो होता है ना वो थोड़ा सा कम वैलिड होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। आपको डाटा की होप से समझ लग गई होगी कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो डायरेक्ट हम लेते हैं किसी से, और सेकेंडरी डाटा जो उसके जो है किसी के थ्रू जो है वो हम लेते हैं, या किसी दूसरे पर्सन से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डाटा। ओरिजिनल सोर्स से हम डिराइव नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का जो है ना एक टॉपिक आएगा, कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, डाटा में हमने प्राइमरी डाटा पढ़ लिया और उसके बाद हमने सेकेंडरी डाटा पढ़ लिया। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था इन दोनों का, स्लाइड के अंदर अच्छा लिखा हुआ है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि यूएचएस वालों में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना ना, उन्होंने तो ऐसे नहीं देखना कि बुक के अंदर अगर थोड़ा सा लिखा हुआ है तो आपको कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर तो जो आप चीज ऐड कर सकते हैं वो आप ये टेबल ऐड कर सकते हैं कि प्राइमरी डाटा जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करें। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है, वो पहले से मौजूद होता है, आप सिर्फ उसको दोबारा से जो है वो किसी से कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा लाइक द रॉ मटेरियल, और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट, इन्हें आपको बना बनाया डाटा जो है वो मिल जाएगा। प्राइमरी डाटा जो होता है जी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग होता है, और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो थोड़ा सा करेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, मतलब यूज करने से पहले आपको ना थोड़ा सा उसको करेक्ट करना पड़ता है सेकेंडरी डाटा को। द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर लार्ज सम एनर्जी एंड टाइम, जबकि जो सेकेंडरी डाटा है वो तकरीबन अवेलेबल होता है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज से, यानी किसी ने पब्लिश किया होगा या अनपब्लिश मटेरियल में वो पढ़ा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के दरमियान थोड़ा सा 4 लाइनों का एक डिफरेंस है, ये भी आपने करना है। उसके बाद आप आ जाएं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, राइट डाउन द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है,
तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को की तरफ जाने से पहले आपको बताना चाहिए कि वेरिएबल क्या चीज होती है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल कोई भी एक इस तरह का एस्पेक्ट है, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज है इंडिविजुअल जो कि वेरी करता रहता है, ठीक है, जो चेंज होता रहेगा, जो सेम नहीं रहता, जो कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। वेरिएबल की अब दो तरह की टाइप्स हैं, आपको पता है कि हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है और एक हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का दूसरा नाम जो है हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसका दूसरा नाम हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है। अगर आपको पेपर में आता है कि भाई कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो बताएं, तो आपने परेशान नहीं होना कि कैटेगोरिकल वेरिएबल तो हमने पढ़े ही नहीं हुए, ठीक है। आपने क्या करना है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उन्हीं को जो है बताना है, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, वो आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल ही हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो वेरी कर सकती है। वेरिएबल की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए जी, क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है हमारे पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस तरह का वेरिएबल है जो हमारे पास क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते, वो हमारे पास किसी चीज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बता सकते, वो हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल को ना उन्होंने आगे से दो तरह की फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर हम कहें कि क्वालिटेटिव वेरिएबल एक हमारी टाइप थी, ठीक है, वेरिएबल की टाइप थी, उसके आगे से दो सब टाइप्स हैं, वो हमारे पास आती है नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल और ऑर्डिनल ये हमारे पास दोनों जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल की टाइप्स हैं। अब नॉमिनल स्केल क्या होता है जी, नॉमिनल स्केल आपको पता है कि जिसमें हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, जो किसी चीज की कैटेगरीज को या नेम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑर्डर को नहीं मैं कह रही, मैं सिर्फ नेम्स को कह रही हूँ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, डाइकोटोमस और मल्टीकोटोमस। डाइकोटोमस में होता है कि दो तरह के नाम आपको दिए जाएंगे, जैसे हम कहते हैं मेल या फीमेल, ठीक है। इम्यूनाइजेशन यस और नो, जिसमें दो दो ऑप्शन जो है वो आपको दी जाएंगी। मल्टीकोटोमस में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन दी जाती हैं, ठीक है। नेम तो आप लेते हो लेकिन इसके साथ आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलती हैं, जैसे आप कहते हो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो ये मल्टीकॉटमस है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, ग्रेटर देन टू कैटेगरीज अगर आ जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास नॉमिनल की मल्टीकॉटमस टाइप है, ठीक है। नॉमिनल स्केल क्या होता है, जिसमें आपने कैटेगरीज बनानी है या नेम्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके आगे से हमने डाइकोटमस और मल्टीकॉटमस दो तरह की टाइप्स जो है वो रीड कर ली। अब हमारे पास नॉमिनल के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑर्डिनल भी होता है, ठीक है। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसकी दो टाइप्स है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल के वर्ड से ही जो है वो मतलब पता चल रहा है कि ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, किसी चीज का ऑर्डर आपने बताना है। ऑर्डर मतलब कि आप ये बता सकते हैं इंटरवल या ऑर्डर, जैसे कि इम्यूनाइजेशन स्टेटस बाई नॉट इम्यून, ठीक है, पार्शली इम्यून है, फुल्ली इम्यून है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या आप कह लो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रोंगली एग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री, ठीक है। इस तरह से करके जो किसी चीज का एक ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल क्या होता है। नॉमिनल सिर्फ नेमिंग कैटेगरी को शो करेगा, और ऑर्डिनल जो है वो किस चीज का ऑर्डर को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम कहते हैं पुअर, बेस्ट, ठीक है, गुड। पहले हम कहते हैं पुअर, फिर हम कहते हैं गुड, फिर हम कहते हैं बेस्ट, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर है। इस तरह से एग्री डिसएग्री वाले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो आप इस तरह से इसी एग्जांपल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल आता है, ये हमने पहले पढ़ा। क्वालिटेटिव वेरिएबल, सबसे पहले हमने पढ़ा जी वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल की दो टाइप्स पढ़ी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब हम जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप्स पढ़ने लगे हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो हमें पता है कि भाई नंबर्स की फॉर्म में होगा, कोई भी इस तरह की चीज जो कि नंबर की फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अब इसकी भी दो फॉर्म्स है, जैसे हमने उसकी पढ़ी थी कि ऑर्डिनल होता है और नॉमिनल होता है। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है ना वो हमारे पास डिस्क्रीट होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा। डिस्क्रीट वेरिएबल देखें एक इस तरह का वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं कि ये फिनिट है, ठीक है, जो काउंटेबल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब काउंटेबल नंबर होता है, जिस तरह की आप देखें नीचे एग्जांपल उन्होंने दिया कि हाउस होल्ड साइज,
नो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आप मतलब पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने चिल्ड्रन हैं, नेमिंग उनकी नंबर जो है वो उनके इजीली पता लग सकता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है जिसके अंदर इन्फिनिट नंबर होता है, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। अब मैं आपको ना इन दोनों का एक इजी जो है वो बताऊंगी ट्रिक, कि वो ये होता है कि आपने हमेशा याद देखना होता है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ना उसमें कभी भी पॉइंट नहीं होता, ठीक है। वो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में नहीं होता। जैसे हम, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने बच्चे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि 5 4 या 4 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। आप कहेंगे कि भाई 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 4 है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि, और अगर आपको पूछा जाए कि भाई वेट कितना है या हाइट कितनी है, आप कहेंगे भाई 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, 6.1 है, इस तरह से करके आप बताएंगे, ठीक है। वेट कितना है, कुछ लोग एग्जैक्ट बताएंगे भाई 51 है, कुछ लोगों का 51 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इस तरह से करके जो चीजें हैं ना वो थोड़ी सी वेरी करते हैं। एज कितनी है भाई, हमारी एज एग्जैक्ट 7 माह नहीं है, 7 माह कुछ दिन है, ठीक है। आगे ऊपर से पॉइंट जो है वो लग गया फिर हमारे पास। तो जिन चीजों को आप पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना वो आपके पास होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। और जिन चीजों को आप पॉइंट के बगैर बता सकते हो वो आपके पास होती है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, जिनका कोई, जिनके साथ हम पॉइंट वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। ये एक जो चीज है ना इससे आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का बहुत ज्यादा इजीली जो है ना आप पता लगा सकते हो कि ये डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, हाइट वेट, ये हमारे पास क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जो कॉन्टिन्यू है, जो पॉइंट जिसको हम उर्दू में इशारिया कहते हैं, ठीक है, जो पॉइंट के बाद भी जो है वो कंटिन्यू है, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और जो बस एक नंबर है, प्रॉपर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। होप सो आपको इन दोनों का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट क्या होता है और हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के इन्होंने आगे बताया है कि इंटरवल स्केल होता है, एक रेशियो स्केल। तो ये इससे पहले जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे इससे पहले मैं आपको एक फॉर्म इसकी दिखाती चलूं ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो कि जो अभी भी हमने डिस्कस किया है। आई थिंक सो ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में हमने पढ़ लिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास हो गए, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, क्वांटिटेटिव में आ गया ये चीजें, ठीक है। डिस्क्रीट हो गया और कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे आपके पास ना ये नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आता है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, उन्होंने बताया कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जो है वो आगे से 2 तरह की स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की हम बात करें तो स्केल ऑफ मेजरमेंट मैं आपको बताती चलूँ कि ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास रेशियो, ठीक है, इंटरवल। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, अगर आपको पिक्चर शो हो रही है, ये हमारे पास लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आते हैं। इसमें देखिए नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है, ठीक है। नॉमिनल ऑर्डिनल तो हमने पढ़ ली है, ठीक है, पहले। नॉमिनल ऑर्डिनल हमने पीछे पढ़ लिए थे, ठीक है। इंटरवल और रेशियो रह गए थे, वो उन्होंने अब इसके अंदर रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। वैसे अगर जनरल पूछा जाए तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट 4 है हमारे पास, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। अब हम जो है वो इसके ऊपर आते हैं, इंटरवल और रेशियो का हमने थोड़ा सा पढ़ना था। इंटरवल और रेशियो का अगर आपने आपको बताऊं तो इंटरवल और रेशियो जो है हमारे पास, नॉमिनल में हमने पढ़ा था कि नेमिंग वेरिएबल को शो करता है, ठीक है। ऑर्डिनल में हमने पढ़ा था कि नेम के साथ जो है वो हमें ऑर्डर जो है वो मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनल वेरिएबल जो है हमारे पास ऑर्डर को शो करता है। इंटरवल हमारे पास क्या आता है कि उसके अंदर ना एक इंटरवल होता है। इंटरवल जो आपने पढ़ा होगा जैसे कि बायोस्टैट में आप पढ़ते हैं ना कि 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, इस तरह से जो वैल्यूज दी होती है ना आपको वो आपकी इंटरवल होती हैं, ठीक है। तो जो भी चीज इंटरवल में आपको बताई गई हो आप कहेंगे कि ये हमारे पास इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास रेशियो आ जाती है। रेशियो में हम नेमिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड होती है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो भी इसके अंदर जो है वो हम शामिल करते हैं। तो आपने जस्ट इतना याद करना है, अगर आपके पास लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आते हैं, ठीक है, तो आपने 4 चीजें जब मेंशन करनी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, तो उसके अंदर आपने नॉमिनल के अंदर लिखना है नेमिंग वेरिएबल, ऑर्डिनल के अंदर लिखना है ऑर्डर्ड वेरिएबल, इंटरवल के अंदर आपने लिखना है भाई जो इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एक चीज ऐड करते जानी है और रेशियो में आपने एब्सोल्यूट जीरो को जो है वो ऐड कर देना है।
अब अगर हम इसके अंदर देखें ना, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का वेरिएबल के अंदर इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल इन्होंने दिया हुआ है। तो इंटरवल स्केल हमें पता है कि भाई जो इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेशियो स्केल जिसके अंदर हमें जो है वो एक एब्सोल्यूट जीरो दिया होगा, वो हम कहेंगे कि हमारे पास रेशियो स्केल आ जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना वेरिएबल का जो टॉपिक था। वेरिएबल पढ़ा हमने, इसके अंदर हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है। क्वालिटेटिव के वेरिएबल के अंदर हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पढ़ा। ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था उसके अंदर हमने दो फॉर्म्स इसकी पढ़ी पहले, जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आया था। ठीक है। अब ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये जो आपको सेकंड वन वाला मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इसकी भी आगे से हमने दो टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमारे पास आया इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ठीक है। होप सो दिस मेक्स सेंस। नेक्स्ट हमारे पास डाटा कलेक्शन आ जाता है, लास्ट हमारा टॉपिक जो कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है कि डाटा कलेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है। डाटा कलेक्शन होता है क्या भाई, हमने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट हमें सबसे पहले पढ़ लिया कि प्राइमरी डाटा से भी कर सकते हैं आप, सेकेंडरी डाटा से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं भाई। आप एक्सरे करवाते हैं, आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, सिंपल आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, उसके थ्रू जो है वो अपना डाटा एंटर करते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा एंटर करना होता है, ये डाटा कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा आप किस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के अलावा, जो है वो ये कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि भाई आज जो है ना वो जुनैरा ने क्या करना है कि किसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। जुनैरा जो है वो किसी को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है। तो जुनैरा जो है वो खुद जो है वो क्या है, वो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, यानी वो खुद जाके ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन अगर जुनैरा क्या करती है, किसी दूसरे पर्सन को कह देती है कि भाई तुम जाके ऑब्जर्व कराना, तो वो क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी पार्टिसिपेंट जो है वो हमारा, उसने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसने किसी को काम असाइन कर दिया या उसने किसी के थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशन करवा ली है, तो ये हमारे पास होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें आप खुद जाके प्रॉपर ऑब्जर्व करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो पर्सन को। नॉन पार्टिसिपेंट, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, बस जस्ट किसी के थ्रू ऑब्जर्वेशन करवा ली, या जैसे भी आपने ऑब्जर्वेशन किसी सेकेंडरी मीन से करवा ली। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की इन्होंने कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि आप अच्छे से ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस में दिया हुआ है कि भाई अगर उस बंदे से आपकी दुश्मनी होगी तो आप उसका डाटा अच्छे से कलेक्ट ही नहीं करोगे, प्रिजुडाइस इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है चीजें। अच्छा, दूसरा हमारे पास डाटा कलेक्शन का मेथड है इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू के थ्रू जो है वो भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है, टेलीफोन इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास जो डाटा कलेक्शन का मेथड है वो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर, यानी आप क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब आप फाइनल ईयर में जब आप जाओगे ना, तो आप लोग रिसर्च करोगे। ठीक है। तो जब आप रिसर्च करोगे ना, तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आप डाटा कलेक्ट करके लाएं। ठीक है। फिर आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे, कुछ लोग उसको ऑनलाइन फिल करवाएंगे, कुछ लोग कॉलेजेस में जाके उसको फिल करवाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्वेश्चनियर को जो है फिल करवाते हैं और डाटा जो है वो लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चनियर से भी जो है वो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है। मेल्ड क्वेश्चनियर, जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन यानी आप सेंड करते हो। यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, कि आप पहले से जो डाटा मौजूद होता है उसमें से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है। ये सारे डाटा कलेक्शन के जो है ना वो मेथड है कि आप कहाँ कहाँ से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अब आपने देखना है कि भाई इसमें से हमने सारा कुछ जो है ना वो कवर कर लिया हो। ठीक है। एक्टिवली आपने देखना है, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डाटा को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। इन्फ्रेंशियल में डाटा को कलेक्ट भी करना होता है, उसमें से कंक्लूजन भी निकालने होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। वेरिएबल्स होता है और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है। वेरिएबल हमने पढ़ लिया कि भाई जो चीज चेंज होती रहती है, जिसमें हमारे पास, और कांस्टेंट जो चीज नहीं चेंज होती। ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे वेरिएबल के अंदर उसने दो और तरह के दिए हुए हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमने तो कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो कि चेंज होते हैं, अगर किसी दूसरी चीज को चेंज करो तो पहली चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे जितना मर्जी दूसरी चीज को चेंज करते रहो, पहली चीज सेम ही रहनी है। ठीक है। इसके हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको वेरिएबल की टाइप्स आती हैं लिखने के लिए तो आप ये भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट। ठीक है। इसके अलावा जो हमने अपनी स्लाइड के अंदर पढ़ी आप वो भी लिख सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ स्केल आ जाते हैं, जिसमें हमने 4 स्केल पढ़े थे। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ लिए हैं, जिसमें प्राइमरी डाटा आ जाता है। प्राइमरी डाटा के सोर्सेज लिखे हुए हैं जी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ईमेल, टेलीफोन, सर्वेज, क्वेश्चन। ठीक है। और सेकेंडरी डाटा आ जाता है, जो कि पहले से ही जो है वो कलेक्ट किया हुआ है। जैसे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देख लेते हो आप, ठीक है, या कोई जर्नल पढ़ लेते हो, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से ऑलमोस्ट इतनी ही जो चीजें है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को फील्ड ऑफ साइंस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन सैंपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो देखेंगे। डाटा क्या होता है, डाटा आपको बताना चाहिए। डाटा क्या होता है जी? फिगर, कोई भी इस तरह की वैल्यूज, ठीक है, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि डाटा आर द मटेरियल और रिकॉर्ड्स ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है। यहाँ आप ये कह सकते हो डाटा आर द वैल्यूज, डाटा आर द फिगर्स। डाटा की डेफिनेशन आपने करनी है। टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा होता है। अगेन वही चीजें हैं। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमने पढ़ लिया, एनीथिंग दैट कैन वेरी। कांस्टेंट होता है जो चीज चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सेम रहती है। अच्छा, वेरिएबल की टाइप्स हमने पढ़ ली, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग डाइकोटोमस, पॉलीकोटोमस। ठीक है। और हमारे पास क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस की भी आगे से हमने पढ़ी थी, इंटरवल और रेशियो। ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल है हमारे पास, कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। डाइकोटोमस जिसमें दो तरह की चीजों को डिस्कस करते हैं, पॉलीकोटोमस जिसमें डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया, उसके बाद हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो गया। ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था कि जो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, काउंटिंग जिसकी हम कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूस, पॉइंट के बाद आगे भी कंटिन्यू होता है। ठीक है जी। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे देखा जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी हमने पढ़ लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल का आइडिया है कि जो डिपेंड करता है, जो चेंज हो जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सेम रहता है, जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू है कि कोई चीज रह ना जाए। ठीक है। नॉमिनल स्केल हमने रीड कर लिया है, ऑर्डिनल स्केल रीड कर लिया, और इंटरवल स्केल पढ़ लिया हमने। ठीक है। रेशियो स्केल भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये काफी वैसे ज्यादा मैं लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगी अभी। ठीक है। तो आज का हमारा जो था वो फर्स्ट चैप्टर था, और वो इतना ही था। अब आप इस तरह से करें, अपनी बुक्स जो है वो जरा निकालें। बायोस्टैट की जो बुक है वो निकालें आप सब बच्चे। यूजली नेगी की बुक फॉलो करवाई जाती है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन का, ये आपका इसके अंदर जो है वो आएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना वो पेज नंबर 1 है, बायोस्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले जी यहाँ पे करके स्टैटिस्टिक्स की जो है वो डेफिनेशन मेंशन की हुई है। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपने करनी है कि कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग दी न्यूमेरिकल डाटा। ये सारी चीजें जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। पहला पैराग्राफ जो है ना, उसको छोड़ के जो दूसरा है ना उसके अंदर मेंशन है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है कि हम भाई स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना आपने एक बिल्कुल जहां से ये स्टार्ट होता है ना, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके ऊपर ना एक एमसीक्यू है आपका कि फ्रांसिस गाल्टन 1822 टू 1911 हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। अगर आपको आता है कि फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन है, तो हमने पता होना चाहिए कि फ्रांसिस गाल्टन जो है वो फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स है। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपके आगे आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, क्या पेज नंबर 2 के ऊपर। तो इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन को अंडरलाइन करें, ये जाएगी आपकी 1 2 3 4, 4 लाइन्स तक जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल दी हुई है नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद जी जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, वो आपने करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा एंड इट्स कलेक्शन, कि डाटा क्या होता है और हम किस तरह से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने इसमें से डाटा की डेफिनेशन करनी है। और जो दो टाइप्स नहीं हुई है ना इसकी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा,
प्राइमरी डाटा में लिखा हुआ है कि कलेक्टेड बाय पर्टिकुलर पर्सन फॉर हिज और हर ओन यूज, ठीक है, प्राइमरी सोर्स से लेते हैं। और सेकेंडरी डाटा में उन्होंने लिखा हुआ है कि कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, किसी और ने कलेक्ट किया, आप उसको खुद वैसे ही यूज कर लेते हो। ये हमारे पास प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, इन दोनों की डेफिनेशन करनी है। इस पैराग्राफ में आपको वेरिएबल की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं ये सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाए जी प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग डाटा। ये दो तरह के होते हैं, एक आप सेंसस के थ्रू, सेंसस कहते हैं जो हम मर्दमशुमारी नहीं करते, मतलब आप चक्कर लगाते हो पूरे हॉस्पिटल में, ठीक है, पूरे जो है वो एरिया के अंदर, और फिर डाटा कलेक्ट करते हो। और एक होता है सर्वे के थ्रू, यानी आप सर्वे करते हो और उसमें जो है वो आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपका एक एमसीक्यू है, पेज नंबर 4 है। उसके अंदर जो है ना वो जब आप जाएंगे ना इस पैराग्राफ के अंदर, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी समराइज्ड बाय अ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड अ पैरामीटर, ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका। जो पैराग्राफ नंबर बनेगा ना वो आपको बनेगा 1 2 3। द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन may be summarized by a descriptive characteristic called a parameter. When the same characteristics pertain to a sample, it is called statistics. ये दोनों जो है वो डेफिनेशन है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस, अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यानी पॉपुलेशन में अगर आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हो वो पैरामीटर है, लेकिन अगर आप वही चीज किसी सैंपल में डिस्कस कर रहे हो तो वो आपकी स्टैटिस्टिक बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो करनी है चीज, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है ये आपको सीएचएन में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक फॉरवर्ड होती है और एक बैकवर्ड होती है। उसके बाद आपने जो चीज करनी है, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आ गया पेज नंबर 6 पे, इसको टिक कर लें। इसमें चारों चीजें करनी है। नॉमिनल स्केल जिसमें हमने नेमिंग क्राइटेरिया को देखना है, ऑर्डिनल स्केल जिसमें आपने नेम के साथ साथ ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। उसके बाद इंटरवल स्केल जिसमें आपके पास एक आर्बिट्ररी 0 पॉइंट होता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि एन इंटरवल स्केल हैज इक्वल यूनिट बट एन आर्बिट्ररी 0 पॉइंट इज कॉल्ड। ये इंटरवल स्केल है आपका, इसको अंडरलाइन करना है अच्छे से। और रेशियो स्केल में हमने पढ़ लिया कि एक ट्रू 0 पॉइंट होता है, ठीक है। अब इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें है आर्बिट्ररी 0 पॉइंट, ठीक है, इसमें है ट्रू 0 पॉइंट, यानी उसका 0 पॉइंट फिक्स नहीं है, उसका 0 पॉइंट फिक्स है, ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद लास्ट पे आपके पास प्रोपोर्शन और ये चीजें हैं कि ये डाटा क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ये चाहे तो आप यहाँ से कर लें, चाहे आप अपनी सीएचएन की बुक के अंदर से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर भी जो है ना वो स्टार्ट वाले चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशन दी हुई है रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन की, तो चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे आप वहां से कर लें, ठीक है? चाहते चाहते मैं बता दूं आपको, अगर किसी बच्चे को हो सकता है समझ ना लगे कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या चीजें हैं। रेट्रोस्पेक्टिव डाटा होता है बैकवर्ड लुकिंग करना, ठीक है, मतलब आप पीछे को स्टडी करते हो। अगर किसी पर्सन को लंग कैंसर हो गया, आप कहोगे कि क्या क्या चीजें थी भाई जो इसने की थी जिसकी वजह से इसको लंग कैंसर हुआ, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, बैकवर्ड स्टडी, ठीक है। और उसके बाद प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है जिसमें हम फॉरवर्ड स्टडी करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर हमने पर्सन को मेडिसिन दी है तो अब हम देख रहे हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टडी है, फॉरवर्ड स्टडी, जो हम आगे को देख रहे हैं, आगे को चीजें जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर वाली चीजें जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। अब याद रखना है रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। रेट्रो मीन बैकवर्ड, पीछे जो चीज हो चुकी थी हम उनको देख रहे हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव है मतलब प्रोस्पेक्ट जो हमारे पास फ्यूचर में चीज आनी है उसको जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज की बच्चों को समझ अगर किसी को नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है।